हेलो। हेलो नौजवान साथियों, नमस्कार सभी को। मैं राकेश कुमार शर्मा आज की फिजिक्स की इस क्वेश्चन सीरीज के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं बच्चे। और डिफेंस गुरुजी के इस प्लेटफॉर्म चैनल पर भी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास क्या करेंगे, शेयर करेंगे बच्चे। जहां भी ये कंटेंट पहुंचाना है, जहां भी आपको ये कंटेंट पहुंचाना है, वो कंटेंट उस जगह पर पहुंचे जहां जाने लायक है और जिनको रियलिटी में रिक्वायरमेंट है। आज का जो ये सेट है, इस सेट के अंदर मैंने बहुत ही लास्ट ईयर वाले और बहुत ही ज्यादा लेवल अप नहीं किया है। ज्यादा लेवल अप मैं करूंगा धीरे धीरे, आप रेगुलर बनते रहिएगा। जैसे आप डे बाई डे हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, पेपर का लेवल बढ़ाता रहूंगा। मैं आपका बच्चे कॉन्फिडेंस डाउन करना नहीं चाहता हूं। अभी आप ये कॉन्फिडेंस बनाओ, फॉर्मूले को रिवाइज करना सीखो। क्या करो, फॉर्मूले को रिवाइज करना सीखो, एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाओ। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेंगे, पेपर का लेवल भी बिल्डअप करेंगे और आप डिफेंस की तैयारी करते करते देखोगे आप लोग नीट का भी क्वेश्चन निकाल ले रहे हो। किसका? नीट का भी क्वेश्चन निकाल रहे हो। बस स्लो स्लो हमारे साथ चलते रहिए, बहुत ही स्लो स्लो, बहुत ही स्लो स्लो चलेंगे, क्योंकि बच्चे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर आप स्लो और कंटिन्यूटी के साथ लगातार चलोगे, आप रेस को एक दिन जीत जाओगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, घर्षण गुणांक म्यू और घर्षण गुणांक म्यू और हमारे पास है घर्षण कोण, इस प्रकार संबंधित है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू और एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस तरीके से रिलेटेड है। फ्रिक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया ये एंगल ऑफ रिपोज होता है। ये क्या होता है बच्चे? एंगल ऑफ रिपोज होता है। जब मैं बात करता हूं किसकी, कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू में म्यू आर, यहां पर म्यू जो होता है ये एफ बाई आर होता है। क्या होता है बच्चे? एफ बाई आर होता है। म्यू की बात करता हूं। और जब मैं, चलो इंक्लाइंड प्लेन अभी नहीं लेता हूं, म्यू इज इक्वल टू में एफ वाई आर हो गया। सबको क्लियर है? जब मैं किसी ब्लॉक की बात करता हूं और कोई भी ब्लॉक आपके सरफेस पर रखा हुआ है, कोई भी ब्लॉक आपके सरफेस पर रखा हुआ है, जब वस्तु आगे जाने की कोशिश करती है, इसका मास है एम, इसका मास क्या है? एम है। जब ये वस्तु आगे जाने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स इसमें लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगा। इधर क्या काम करेगा? फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा एम जी। इसका क्या लगेगा बच्चे? एम जी फोर्स। और इधर लगेगा इसका नॉर्मल फोर्स या फिर रिएक्शन फोर्स। क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स या फिर रिएक्शन फोर्स। इस फोर्स का और इस फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये क्या होगा बच्चे? रिजल्टेंट होगा इन दोनों फोर्स का। ठीक है, ये रिजल्टेंट। तो ये एंगल अगर थीटा है मेरे पास, तो इसमें मैं टेन थीटा लगाता हूं। अगर क्या लगाता हूं इसके अंदर? टेन थीटा। तो ये टेन थीटा हो जाएगा मेरे पास। ये इस डायरेक्शन में क्या है? फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स बाई, और ये क्या हो जाएगा? एन या फिर आर। क्या हो जाएगा? एन या फिर आर। दोनों इक्वेशन को देखिए, दोनों इक्वेशन को देखिए। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, म्यू आर होता है। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बच्चे, घर्षण गुणांक है, म्यू दे रखा है। ये एंगल आपको लैम्डा दे दिया क्वेश्चन में, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चे? टेन लैम्डा। क्या हो जाएगा? टेन लैम्डा एफ वाई आर के बराबर। ये भी एफ वाई आर के बराबर, ये भी एफ वाई आर के बराबर। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं बच्चे, म्यू इज इक्वल टू में टेन लैम्डा के होता है। म्यू इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा? टेन लैम्डा के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है? दोबारा देखेंगे। आपने घर्षण बल का फॉर्मूला पढ़ा है फिजिकल टू म्यू आर, तो यहां से ये आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते। ये कोई भी ब्लॉक है यहां पर रखा हुआ और ये ब्लॉक आगे जा रहा है v की स्पीड से, तो पीछे क्या लगेगा? घर्षण बल लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्लियर? नीचे इसका वेट काम करेगा mg, तो ऊपर काम करेगा नॉर्मल या फिर रिएक्शन फोर्स। जब मैं इन दोनों का परिमाण निकालता हूं बच्चे, परिणामी रिजल्ट, परिणामी परिमाण निकालता हूं, रिजल्टेंट, तो ये आ जाएगा मेरे पास बच्चे। इस रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रहा है? ये एंगल इसने दिया है बच्चे, घर्षण कोण। क्या बोलते हैं इसको? घर्षण। ये घर्षण बल है हमारे पास, ये नॉर्मल है, तो टेन थीटा लगाएंगे। दोनों को एक दूसरे के साथ इक्वेट कर देते हैं, टेन लैम्डा बराबर म्यू आ जाएगा। सी आंसर आपका सही है। क्या है बच्चे? सी आंसर इसमें आपका सही है। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A force of 98 न्यूटन
is required to just start moving a body of the mass 100 kg over ice. The coefficient of starting friction. बर्फ के ऊपर 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पंड हिलाना शुरू करने के लिए 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है। स्थैतिक घर्षण गुणांक चाहिए। क्या चाहिए बच्चे? स्थैतिक। ये बर्फ के ऊपर कोई भी पिंड रखा हुआ है और ये पिंड है 100 किलोग्राम का, और इसको चलाने के लिए, इसको जस्ट आगे मूव कराने के लिए 98 न्यूटन का बल चाहिए। कितना फोर्स चाहिए बच्चे? 98 न्यूटन का बल चाहिए। तो घर्षण गुणांक क्या होगा? बर्फ और इस ब्लॉक के बीच में घर्षण गुणांक क्या होगा ये बताना है। अगर ये आगे जाएगा तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल कहां लगेगा बच्चे? इधर लगेगा। घर्षण बल कहां लगेगा? इधर लगेगा। और आप सबने पढ़ा है घर्षण बल इज इक्वल टू में म्यू आर होता है, और आर बराबर एम जी के। नीचे अगर इसका एम जी लग रहा है, ऊपर लगेगा आर, और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। और फिजिक्स में हम पढ़ते हैं विपरीत दिशा में लगने वाले फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में बराबर होते हैं। तो आर बराबर एम जी के, इसको म्यू एम जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा बच्चे ये देखना है। तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू में कितना लगेगा? आपको ये बल लगाना पड़ा 98, बल लगाना पड़ा कितना? 98। फ्रिक्शन फोर्स देखता मैं म्यू, मास कितना है बच्चे इसका? 100। मास कितना है इसका? 100। जी की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 10। क्या लगती है जी? 98 बल लगाना पड़ा बच्चे जस्ट चलाने के लिए। इसको जस्ट चला, कोई वस्तु रखी है उसको जस्ट चलाने के लिए आपको उसको फ्रिक्शन के बराबर बल लगाना पड़ता है। फ्रिक्शन से कम बल है आपका तो वस्तु नहीं चलेगी, फ्रिक्शन से ज्यादा है तो चल जाएगी। और जस्ट मूव कराने के लिए आपको फ्रिक्शन के बराबर है। तो ये 98 न्यूटन का जो बल है बच्चे, ये किसके बराबर रहा होगा? फ्रिक्शन के बराबर 98। क्या रहेगा? 98। तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? 1000 से डिवाइड करेंगे 0.098, मतलब बच्चे 0.1। क्या लिख सकते हैं इसको? 0.1 लिख सकते हैं। आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। क्या है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है? कोई भी डाउट हो बता सकते हैं बच्चे। दोबारा देखते हैं। ये था आपके पास नीचे mgr, अपोजिट फोर्स बराबर होते हैं क्योंकि वस्तु ना नीचे जा रही है ऊपर, तो इसका मतलब एक दूसरे को इन्होंने बैलेंस कर दिया होगा। वस्तु तो आगे जाएगी ना ऊपर जा रही है नीचे, इसका मतलब नीचे वाले फोर्स ने ऊपर वाले को बैलेंस कर दिया होगा। इनमें से कोई सा भी ज्यादा होता, ऊपर वाला ज्यादा होता तो वस्तु को ऊपर ले जाता, नीचे वाला ज्यादा होता वस्तु को नीचे ले आता। ऐसे जा रही है बच्चे, ठीक है। 98 न्यूटन इस पर लगे। अब देखिए इतना बल इसको जस्ट हिलाना शुरू करने के लिए, जस्ट चलाने के लिए। अब घर्षण बल इन दोनों के बीच में लग रहा है। घर्षण बल कहां पर लग रहा है? यहां पर लग रहा है। तो ये घर्षण बल चलने नहीं देगा इनको, तो इसको जस्ट चलाने के लिए इस घर्षण बल के बराबर आपको बल लगाना पड़ेगा। इससे ज्यादा लगा लिया तो वैलेंट गुड़ा चल जाएगी, लेकिन जस्ट हिलाना शुरू किया इसके बराबर लगाना पड़ेगा। तो 98 न्यूटन एक तरीके से बाहर से फोर्स लगाया है, ये फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ही है, घर्षण बल के बराबर है। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, आर बराबर एम जी के हो गई। वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करनी है बच्चे, आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक क्षैतिज बल F लगाकर ऊर्ध्वाधर दीवार के खिलाफ W वजन वाले एक ब्लॉक को रखा जाता है। ब्लॉक को पकड़ने के लिए आवश्यक बल न्यूनतम कितना चाहिए? A block weighting W is held against a vertical wall by applying a horizontal force F. The minimum value of F required. बच्चे क्या कह रहा है? देखो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कोई दीवार है और इस दीवार पर किसी ब्लॉक को आपको पकड़ के रखना है। यहां पर कोई ब्लॉक है जिसका मास है m, आपने एक बल लगा रखा है। क्या लगा रखा है? बल। दीवार पर ब्लॉक है, आपने ऐसे पुश कर रखा है, उसको रोक रखा है, नहीं तो क्या करेगा बच्चे? स्लिप करके नीचे आएगा। तो ये कह रहा है कितना बल लगाना पड़े आपको ताकि ये रुक जाए, कितना बल लगाना पड़े। देखिए बच्चे हमने ये फोर्स लगाया, बल लगाया, क्या लगाया? ये बल लगाया इसके ऊपर, ठीक है। नीचे क्या करेगा? इसका mg काम करेगा, वेट। क्या काम करेगा इसका? mg वेट। जैसे ये नीचे आएगा, जैसे ही नीचे आएगा इसका, तो ऊपर इस दीवार और ब्लॉक के बीच में, यहां पर इस दीवार और ब्लॉक के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, एक घर्षण बल काम करेगा। क्या काम करेगा बच्चे? घर्षण बल। और घर्षण बल होता है म्यू एन के बराबर या फिर म्यू आर के बराबर। और रिएक्शन फोर्स क्या होता है बच्चे? बॉडी के परपेंडिकुलर लगने वाला बल। और एक्शन का रिएक्शन होगा तो परपेंडिकुलर तो एफ ही लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा बच्चे? म्यू एफ के बराबर। क्या होगा? म्यू एफ के बराबर फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स बराबर होना चाहिए इसके,
फ्रिक्शन फोर्स बराबर, देखिए बॉडी स्लिप करके नीचे आएगी तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर दिया तो एक फ्रिक्शन लग गया ऊपर। ये फ्रिक्शन और mg जब आपस में बराबर होंगे तो ब्लॉक नीचे नहीं आएगा, तो ब्लॉक नीचे नहीं आएगा तो क्या होगा इस केस में, ये फ्रिक्शन फोर्स बराबर होना चाहिए mg के। तो ये फोर्स कितना लगाया बच्चे आपने, mg बाई म्यू, mg बाई म्यू। और म्यू की वैल्यू बच्चे हमेशा एक से छोटी होती है, एक से छोटी होती है म्यू की वैल्यू, तो ये फोर्स हमेशा बड़ा रहेगा mg से। म्यू की वैल्यू हमेशा एक से छोटी होती है, एक से छोटी, एक के बराबर तो फिक्स ही हो जाता है। म्यू की वैल्यू एक से छोटी होती है तो लगने वाला फोर्स mg से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन w होगा mg। w क्या है यहाँ पर, mg। w क्या है यहाँ पर, mg है, तो mg से क्या हो जाएगा, बड़ा। लगने वाला फोर्स mg से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, इसको 4 लिखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएंगे बच्चे वीडियो को, जितने भी साथी हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, साथी हैं, सबके पास शेयर करते जाएंगे, सबको इक्वली चीजें कंटेंट दिया जाएगा बच्चे, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम क्या होता है बच्चे, इक्वल टू द एरिया। बच्चे एरिया पर तो डिपेंड ही नहीं करता, घर्षण बल जो होता है, घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल एरिया पर, क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। तो जहां भी एरिया आ रहा है वो ऑप्शन तो गलत हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, बच्चे गलत है, ये भी गलत है। इंडिपेंडेंट, हाँ बच्चे बी वाला सही है, देखो आगे लिखा है इंडिपेंडेंट। एरिया पर, क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता बच्चे, क्या है, क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपका बी आंसर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा, क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थ्योरी का है। अब ब्लॉक ऑफ मास 2 kg है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, 5वां क्वेश्चन। 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक रेस्ट ऑन अ हॉरिजेंटल सरफेस इफ हॉरिजेंटल फोर्स इज 5 न्यूटन अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगा बच्चे, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑन इट, इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा ये देखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से देखना है इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका एक क्षैतिज सतह पर टिका हुआ है। यदि ब्लॉक पर 5 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है तो उस पर घर्षण बल होता है। इस पर घर्षण बल होता है, घर्षण बल बताना है बच्चे, घर्षण बल बताना है आपको। कैसे बताएंगे, देखो ये ब्लॉक है बच्चे, ये ब्लॉक रेस्ट में रखा हुआ है, ये ब्लॉक किस में रखा हुआ है, रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है। रेस्ट में जब कोई बॉडी होती है, शांत अवस्था में होती है, स्थिर अवस्था में होती है, तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है बच्चे 0.5 दे रखा है। तो फोर्स कितना लग रहा होगा इस पर, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर बच्चे म्यू mg। तो म्यू दे दिया बच्चे स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5। मास कितना बच्चे, द्रव्यमान 2 किलोग्राम, मास कितना है 2 किलोग्राम, और जी की वैल्यू होती है 10। जी की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 10 होती है, जी की वैल्यू 10 होती है। तो 10 न्यूटन इसके पास घर्षण बल हो गया। 10 न्यूटन क्या लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है हमारा। अब ये लगाओ, हमको किसी भी वस्तु को चलाने के लिए या तो घर्षण बल के बराबर या फिर घर्षण बल से थोड़ा ज्यादा बल लगाना पड़ता है, या तो घर्षण बल के बराबर या फिर घर्षण बल से थोड़ा ज्यादा बल लगाना पड़ता है। तो ये देखिए हमने बाहर से बल कितना लगाया बच्चे, देखिए क्या कह रहा है, ब्लॉक पर 5 न्यूटन का बल लगाया। ये कह रहा है बच्चे, ये क्या कहना चाहता है, देखिए यहां से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन, लेकिन आपने लगाया कितना, 5 न्यूटन। तो क्या वस्तु कभी चल पाएगी, कभी नहीं चल पाएगी, कभी नहीं चल पाएगी बच्चे। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, 10 न्यूटन इधर लगा और 5 न्यूटन इधर, नेट तो आपके पास 5 न्यूटन ही बच गया, 5 न्यूटन बच गया नेट। 10 न्यूटन तो इधर लगा फ्रिक्शन फोर्स और आपने 5 न्यूटन इधर लगाया, तो नेट तो इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन बच गया। तो इस ब्लॉक के ऊपर 5 न्यूटन लगेगा बल। ए ऑप्शन सही है, क्या है, ए ऑप्शन इसका एक्यूरेट है। इसके ऊपर 5 न्यूटन का बल लगेगा, कितना लगेगा, 5 न्यूटन का बल लगेगा। कोई डाउट नहीं है किसी को, कोई भी डाउट है बच्चे कमेंट करके बताएंगे, कोई भी डाउट अगर आपको है, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है सर आपने म्यू के नहीं लिया, ये बच्चे इसलिए नहीं लिया क्योंकि वस्तु चल नहीं रही।
अगर 5 से ज्यादा होता और ये चलना शुरू कर देती, इस 10 न्यूटन से ज्यादा या फिर इसके चलना शुरू कर देती, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट रहते। काइनेटिक इसलिए नहीं लोगे बच्चे, स्टैटिक लोगे। आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। क्यों दी हुई है? आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों वैल्यू यहाँ पर दी हुई है बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग से ज्यादा होता है, बिल्कुल गलत है बच्चे। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है स्लाइडिंग से। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा गलत होता है। आंसर इसका बी सही है। क्या है आंसर? इसका बी सही है, स्लाइडिंग से कम होता है। कोएफिशिएंट रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा बच्चे? कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या फिर कोएफिशिएंट फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन बच्चे हमेशा कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। किससे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तभी तो जितने व्हील है हम लोग वो कैसे बनाते हैं? सर्कुलर, ताकि रोल करके जाए, फ्रिक्शन कम लगे और चलने में क्या हो? आसानी हो। फ्रिक्शन कम लगे और गाड़ी को मूव करने में क्या हो? आसानी हो। 7 का क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। मैक्सिमम स्पीड दैट कैन बी अचीव विदाउट स्किडिंग बाय अ कार ऑन अ सर्कुलर अनबैंक्ड रोड ऑफ द रेडियस आर एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू। अधिकतम गति जो एक कार द्वारा त्रिज्या आर की एक गोलाकार बिना बैंक पर सड़क बिना फिसले प्राप्त की जाती है बच्चे, बिना फिसले। मैंने आपको बताया था ये वाले चैप्टर में ऐसे करके किसी भी मोड़ पर कोई गाड़ी मूव कर रही होती है तो यहां से एक वेलोसिटी का रिलेशन आता था बच्चे। क्या आता था वेलोसिटी का रिलेशन? हमारे पास आता था म्यू इज इक्वल टू में वी स्क्वायर बाई आर जी। किसी को याद होगा बैंकिंग ऑफ रोड का केस है बच्चे, विदाउट बैंकिंग के केस में ये आता था, बैंकिंग के केस में अलग रिलेशन आता था। तो यहां से वेलोसिटी म्यू आर जी आती है। क्या आती है? म्यू आर जी। जिसको भी नहीं पता बच्चे वो पिछली वाली रिकॉर्डेड वीडियो जाकर के देखेंगे, वहां पर इस कंसेप्ट को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से मैंने उसके अंदर बताया बच्चे, ठीक है। तो इसका अंडर रूट म्यू आर जी, ये वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम गाड़ी इस वेलोसिटी से चलती है, मैक्सिमम गाड़ी इस वेलोसिटी से चलती है। सभी को समझ में आ गया? अगर किसी को समझ में नहीं आया बच्चे, मैं दोबारा बता सकता हूं इस कंसेप्ट को। दोबारा कैसे? देखो, आपके पास ये रोड है, सर्कुलर रोड है हमारे पास। इस रोड के ऊपर से कोई भी गाड़ी जा रही है, मैं मान लेता हूं ये गाड़ी है, या फिर साइकिलिस्ट है, कुछ भी है, साइकिलिस्ट, या फिर मैं साइकिल ही मान लेता हूं बच्चे, ठीक है। साइकिल से समझ में आ जाएगा बढ़िया आपके, साइकिल मान लेता हूं। कैसे? देखिए ये रोड है हमारे पास, ऐसे करके एक साइकिलिस्ट आया, ये साइकिल का व्हील है साइकिल का, और ये मान लेता हूं बच्चे साइकिल का हैंडल है। आदमी यहां पर बैठा हुआ है, तो ये जो व्हील है बच्चे वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ये जो आदमी बैठा है इसका वेट तो नीचे काम कर रहा होगा। नॉर्मल फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, नॉर्मल या फिर रिएक्शन फोर्स। तो वर्टिकल के साथ में जिस एंगल पर साइकिल झुकी है उसी एंगल पर ये झुका होगा। जिस एंगल पर साइकिल झुकी है, आप जब किसी मोड़ पर जाते हो, साइकिल या बाइक मोड़ते हो, थोड़ा एंगल से बेंड हो जाते हो। थोड़ा सा किसी एंगल से जब आप बेंड होगे तो क्या होगा? वर्टिकल के साथ कितने एंगल झुके हो मैंने वही ले रखा है। ऐसा सोचो, आप यहां से जा रहे हो और आप ऐसे झुके तो कितने एंगल पर झुके? थीटा एंगल पर झुके। अब इसके जो कंपोनेंट होंगे, मैं अगर आर को तोड़ना चाहता हूं तो इधर आर का कंपोनेंट कॉस थीटा, थीटा की दिशा में वेक्टर में बताया हुआ है, और इधर कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा। क्या कंपोनेंट हो जाएगा? आर साइन थीटा। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा हो जाएगा एम जी के बराबर। ये अंदर लग रहा है सेंटर की तरफ। ये जो सर्कल है हमारे पास सर्कुलर पाथ है, ये अंदर सेंटर रहा होगा इसका, ये सेंटर की तरफ लग रहा है। तो आर साइन थीटा काम करेगा, सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। जब आप इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करोगे तो यहां से आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू में वी स्क्वायर बाई आर जी। टेन थीटा इज इक्वल टू में वी स्क्वायर बाई आर जी। और मैंने अभी आपको पहला ही क्वेश्चन बताया इस सीरीज का, सबसे पहला क्वेश्चन, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू। टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? व्यू। तो वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू में म्यू।
वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, म्यू। तो वी इज इक्वल टू में अंडर रूट म्यू आर जी, वी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा बच्चे, अंडर रूट म्यू आर जी। आपका डी ऑप्शन सही है, क्या है, डी ऑप्शन सही है आपका, अंडर रूट म्यू आर जी। क्लियर है बच्चे सभी को, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट 8 का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। 8 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसीडर अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, द डिस्टेंस एट विच अ कार कैन बी स्टॉप। बच्चे इसके अंदर कुछ मिसप्रिंट रह गया है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.0 लिख लेना बच्चे इसको, एक सेकंड। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में थोड़ा मिस 0.5 बच्चे, क्या 0.5 रह गया, इसको लिख लेना। इसके अंदर एक डाटा मिस है, म्यू इज इक्वल टू में 0.5 और डाटा कंप्लीट है। काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इज इक्वल टू में 0.5, ये डाटा मिसिंग था। अब क्वेश्चन कंप्लीट है। क्या कह रहा है, एक सीधी सड़क पर 100 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान कार विचार करें। एक गतिमान कार जा रही है, एक गाड़ी इतनी स्पीड से जा रही है, अगर उसमें छोड़ दे, हम इतनी स्पीड देकर के छोड़ देना, फोर्स लगाए ना कुछ लगाए, तो कितनी दूरी पर जाकर के रुक जाएगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस बतानी है। क्या बतानी है बच्चे, आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस बतानी है, ये गाड़ी कितनी दूरी पर जाकर के रुक जाएगी। तो देखिए बच्चे, मैं मान लेता हूं ये कार है आपके पास, ये जा रही है आगे, ये कार है, ये आगे जा रही है बच्चे कितनी स्पीड से, 100 मीटर पर सेकंड की चाल से। कितनी चाल से जा रही है, 100 मीटर पर सेकंड की चाल से ये जा रही है। शेयर करते चलेंगे बच्चे, जल्दी से जल्दी शेयर करते चलेंगे, जितने भी साथी आपके सबको बुला लो, जल्दी से जल्दी शेयर करते चलेंगे। इतनी स्पीड से जा रही है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यार रोड में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो इसके ऊपर बल कितना लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसके ऊपर बच्चे म्यू एम जी, या फिर बल कितना लग रहा है बच्चे म्यू आर। क्या लग रहा है, म्यू आर। क्या लग रहा है, म्यू आर बल लग रहा है इसके ऊपर। तो एफ इजिकल टू तो एम ए होता है बच्चे, क्या होता है एम ए। अगर मैं यहाँ पर आर की जगह पर नीचे अगर इसका वेट काम कर रहा होता है एम जी, ऊपर रिएक्शन फोर्स आर है, तो आर बराबर एम जी हो जाता, तो मैं कह देता फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू में म्यू एम जी। लेकिन फोर्स तो एम ए के बराबर होता है बच्चे, तो एम ए फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एम जी। क्या करो बच्चे, मास से मास को कैंसिल आउट कर दो, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा इसका म्यू जी के बराबर। म्यू की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 0.5, म्यू दे रखी है 0.5, जी की वैल्यू 10 मान लेते हैं, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब इसके ऊपर जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, इसका मतलब इसके ऊपर जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, वो एक्सीलरेशन लग रहा होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब गाड़ी कितनी दूर जाकर के रुक जाएगी वो बताना है बच्चे। एक्सीलरेशन दे दिया, वेलोसिटी दे दी, डिस्टेंस ही तो निकालनी है। तो बच्चे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as, फॉर्मूला पढ़ा है सबने तीसरा। टाइम की तो बात ही नहीं की, और सेकंड में मैंने आपको कहा था अगर टाइम की बात नहीं की जाती क्वेश्चन में, आंख बंद करके तीसरा फॉर्मूला लगाना है मोशन का, थर्ड लॉ का यूज करना है। किसका करना है, थर्ड लॉ का। याद आ रहा होगा आपको, बिल्कुल याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था वही चीज, उसी को डिस्कस करना है। जब ये गाड़ी रुक जाएगी जाके, तो फाइनल स्पीड तो 0 हो जाएगी। चल कितने से रही है बच्चे, ये 100 से। 2 एक्सीलरेशन कितना है इसका 5, डिस्टेंस आपको बतानी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में 100 का स्क्वायर 100 इंटू में 100, और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 बच्चे। डिस्टेंस दूरी आ जाएगी 1000 मीटर, दूरी क्या आ जाएगी 1 किलोमीटर 1000 मीटर। डी ऑप्शन आपका सही है, क्या है, डी ऑप्शन आपका सही है, 1000 मीटर 1 किलोमीटर। तो क्या किया बच्चे आपने इसके अंदर, कुछ नहीं, फ्रिक्शन था, एक्सीलरेशन निकाल लिया, क्योंकि वो फ्रिक्स। अब गाड़ी को आपने रोड पर चला के छोड़ दिया, गाड़ी को रोड पर चला के रख दिया, रोकने का काम तो फ्रिक्शन ही करेगा। रोकने का काम कौन करेगा, फ्रिक्शन फोर्स करेगा, घर्षण बल करेगा। हमने घर्षण निकाला बल, और बल बराबर एम ए क्या होता है, तो यहां से क्या निकाल लिया, एक्सीलरेशन। गाड़ी पर घर्षण बल के द्वारा लगने वाला एक्सीलरेशन आ गया। क्या आ गया, गाड़ी पर घर्षण बल के द्वारा लगने वाला एक्सीलरेशन आ गया, एक्सीलरेशन आ गया। अब टाइम की बात की नहीं है क्वेश्चन में, जब आपसे टाइम की बात क्वेश्चन में नहीं, तो क्या करो, ये वाला उठा लो, यहां से तीसरी इक्वेशन, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, दूरी आ जाएगी, इतनी दूरी पर जाकर के गाड़ी रुक जाएगी। इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, रोधक दूरी। अगला क्वेश्चन 9 का, व्हेन अ बॉडी लाइंग ऑन अ कार रफ इंक्लाइंड प्लेन एंड डज नॉट मूव द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, डज नॉट मूव, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, जब कोई पिंड खुरदरे झुकाव वाले तल पर पड़ा होता है, हिलता नहीं है,
तो घर्षण बल क्या होगा, घर्षण बल बताना है आपको। क्या बताना है, घर्षण बल। ये क्या कह रहा है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, आपका मास है m, इसका वेट काम करेगा नीचे mg, ये एंगल होता है इसका थीटा। तो यहाँ पर इसका एक नॉर्मल फोर्स काम करता है बच्चे r, ये एक्शन फोर्स मान लेते हैं r। तो इसका कंपोनेंट इधर की बात करेंगे और इधर की बात करेंगे mg को, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा रहेगा। इधर mg का कंपोनेंट होता है mg cos थीटा, इधर कंपोनेंट होता है mg sin थीटा। क्या होता है, mg sin थीटा। जब ये बॉडी नीचे चल के आएगी, जब ये बॉडी नीचे चल के आएगी तो एक पीछे फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। क्या काम करेगा बच्चे, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स बताएंगे जरा, मैंने कई बार आपको बताया क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू में म्यू आर। यहां से देखिए ये आर इसके अपोजिट में लग रहा है, और मैंने अभी आपको बताया था फिजिक्स में विपरीत में लगने वाले फोर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा, आर बराबर में किसको हो जाएगा, mg cos थीटा। तो क्या मैं इस आर को उठा के यहां पर रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं जी, रखो उठा के। तो म्यू आर बराबर हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। और हमारे पास थीटा तो वैल्यू, cos थीटा तो एक से छोटा होता है ना, cos थीटा एक से छोटा होता है। तो ये म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा छोटा होगा म्यू आर से। आर बराबर तो mg होता है ना नॉर्मल बॉडी के लिए, क्या होता है, नॉर्मल बॉडी के लिए आर बराबर mg होता है। तो इसकी बात करेंगे बच्चे तो ग्रेटर देन म्यू आर, लेस देन म्यू आर, इक्वल टू म्यू आर। अगर यहाँ पर आर इसने mg cos थीटा ले रखा है तो इक्वल टू म्यू आर आएगा, क्योंकि इस केस में इसने बोला बच्चे इंक्लाइंड प्लेन है, तो इस केस में आर बराबर mg cos थीटा तो इक्वल टू म्यू आर आएगा, म्यू आर के बराबर होगा। ए आंसर बच्चे इसका सही है। अगर इसने आर बराबर वेट आपको बोल दिया होता, आर बराबर mg आपको बोल दिया होता, तो mg तो छोटा होगा, तो आपका आंसर आ जाता लेस देन म्यू आर। क्या जाता, लेस देन म्यू आर। लेकिन पहले इसने बोल रखा है बच्चे इंक्लाइंड प्लेन है, क्या बोल रखा है, झुकाव है, झुका हुआ हमारे पास ये तल है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, इक्वल टू म्यू आर। क्लियर है। तो कहां पर आपके गलती करने के चांसेस होते हैं, कहां पर नहीं होते हैं, ये और देखना होता है आपको। अगला क्वेश्चन 10, when a body is placed on a rough plane inclined at an angle theta to the horizontal, its acceleration बताना है बच्चे, इसका एक्सीलरेशन बताना है। देखेंगे बच्चे पिछले क्वेश्चन में ये था हमारे पास, इसी क्वेश्चन की बात करेंगे। चलो इसको मैं दोबारा बना लेता हूं, इसको मैं दोबारा बना लेता हूं। यहां पर क्या कह रहा है ये देखिए, इसको मैं दोबारा बना लेता हूं। ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल क्या है, थीटा। यहाँ पर आपकी वस्तु रखी हुई है m मास की, तो इसका mg अभी नीचे काम कर रहा है वेट बच्चे, और इसका रिएक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है। और ये नीचे आ रही है a एक्सीलरेशन से, नीचे आ रही है a एक्सीलरेशन से। क्या हो रहा होगा देखिए, हो क्या रहा होगा, इसका इधर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, तो इधर काम कर रहा होगा mg cos थीटा, ठीक है। इसके 90 डिग्री पर परपेंडिकुलरली काम कर रहा होगा mg sin थीटा। तो इसको नीचे लाने का काम कौन करेगा, ये mg sin थीटा। लेकिन ये खुरदरा सरफेस है तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी तो लग रहा होगा इधर, और फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू आर के। ये हम लोग पहले बता चुके हैं, आर बराबर किसको होता है, mg cos थीटा के। तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू mg cos थीटा के, फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। अब जब ये नीचे चलेगा तो एक कंडीशन है बच्चे, अगर ये नीचे आएगा तो एक कंडीशन है, ये जो हमारे पास mg cos sin थीटा है ये बड़ा होना चाहिए mg cos थीटा से, फ्रिक्शन से, तभी तो नीचे आएगा। ये वाला फोर्स इस ऊपर वाले फोर्स से बड़ा होना चाहिए तभी, अगर इसके बराबर है या छोटा है तो ये नीचे नहीं आएगा, रेस्ट में रहेगा। तो कंडीशन क्या समझ में आई, mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू mg cos थीटा, बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा, इसमें से इसको घटा दो, तो mg sin थीटा माइनस के म्यू mg cos थीटा। फोर्स में से फोर्स घटाएंगे, फोर्स बचेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है, फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था। यहां से F इजिकल टू एम ए, मैं से बाहर ले लेता हूं बच्चे, तो क्या हो जाएगा, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, म्यू g cos थीटा। क्या हो जाएगा बच्चे, म्यू g cos थीटा।
इजिकल टू में F इजिकल टू होता है एम ए, मास से मास कट जाएगा तो ऐसी रिलेशन आ गया बच्चे जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। बी ऑप्शन आपका सही है। किसको समझ में नहीं आया दोबारा देखेंगे, जिसको भी समझ में नहीं आया इसको दोबारा देखेंगे। ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है, क्या है? इंक्लाइंड प्लेन है। ये वस्तु नीचे चल के आ रही है, क्या आ रही है वस्तु? ये नीचे चल के आ रही है, ऐसे करके आ रही होगी नीचे चल के। अब ये नीचे चल के कब आएगी कि नीचे लगने वाला फोर्स एम जी साइन थीटा बड़ा होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स से, बड़ा होना चाहिए। तो कितना बड़ा होना चाहिए इसमें से? इसको घटा के देख लो, फोर्स में से फोर्स घटाएंगे तो फोर्स ही बचेगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है, कौन कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हमने घटा के देख लिया, जो भी सॉल्व करके आया बी वाला, बी हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वायर इज के। किसी भी वायर का फोर्स कांस्टेंट क्या है बच्चे? के है। एंड दैट ऑफ अनदर वायर इज 2k। दूसरे वायर का क्या बच्चे? 2k है। व्हेन बोथ वायर आर स्ट्रेच्ड थ्रू द सेम डिस्टेंस, समान दूरी तक स्ट्रेच किया है, वर्क डन, काम बताना है। एक तार का बल नियतांक k है, दूसरे तार का बल नियतांक 2k है। एक तार का बल नियतांक k है, दूसरे तार का बल नियतांक क्या है? 2k है। जब दोनों तारों को समान दूरी तक खींचा जाता है, एक तार ये हो गया और एक तार मैं मान लेता हूं ये हो गया बच्चे, और इसका बल नियतांक, पहले वाले तार का बल नियतांक है k, इसका है बच्चे 2k, इसका क्या हो गया? 2k। इनको हमने खींचा बल लगा के, क्या किया हमने बच्चे? थोड़ा सा बल लगाया, यहां से थोड़ा सा बल लगाया F और इनको खींचा, लेकिन ये समान दूरी तक, ये x है तो ये भी x है। जब आप खींचते हो बच्चे इसको, चाहे तार को खींचे, स्प्रिंग को खींचे, जो काम होता है क्या होता है? वर्क डन, एनर्जी को ही तो कहते हैं। काम किसको कहते हैं बच्चे? एनर्जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? एनर्जी को। और इनकी लंबाई क्या बच्चे? दोनों की सेम है। लंबाई क्या रखी है? बोथ वायर्स आर स्ट्रेच्ड थ्रू द सेम डिस्टेंस देन वर्क डन, दोनों की लंबाई सेम दे रखी है। काम का फॉर्मूला होता है बच्चे, एनर्जी होती है हाफ स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन। हाफ स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इनटू में स्ट्रेन होता है चेंज एन एल बाई एल, इनटू में वॉल्यूम भी होता है बच्चे, क्या होता है? वॉल्यूम, आयतन। हाफ स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन इनटू में वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करोगे एरिया इनटू में लेंथ भी तो वॉल्यूम होता है, तो कट जाएगा। तो हमारे पास बच्चे एनर्जी हो जाएगी या फिर काम हो जाएगा क्या? फोर्स इनटू में डेल्टा एल के, फोर्स इनटू में डेल्टा एल के। बल तो दोनों के ऊपर बराबर लगा है, बल दोनों के ऊपर क्या लगा है बच्चे? बराबर। देखो, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट इनका अलग अलग है, क्या है बच्चे? कांस्टेंट अलग अलग है। तो क्या इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे इसके अंदर? 90% केसेस में जब वायर सुन के हम लोग इसी फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे बिल्कुल गलत है। क्यों? जो आपको टर्म दे रखा है कांस्टेंट के, वो कहां जाएगा? आपको के दे रखा है बच्चों, कहां पर यूज करेंगे बताओ? इस फॉर्मूले को बिल्कुल यूज नहीं करना है, इस फॉर्मूले को बिल्कुल यूज नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बच्चे? बिल्कुल रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग। मैंने क्यों बताया? क्योंकि 90% कई बच्चों ने मेरे पास सॉल्यूशन भेजा इस टाइप से करके, बोला जी 1/1 आ रहा है। 1/1 नहीं आएगा बच्चे, 1/1 नहीं आएगा, क्योंकि इसको हम लोग स्प्रिंग, जब आपको कांस्टेंट दे दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह एक्ट करते हैं। किसकी तरह एक्ट करते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह। और स्प्रिंग कांस्टेंट करता है तो स्प्रिंग के अंदर काम होता है बच्चे हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होता है? के जब लंबाई दोनों की बराबर है तो एक्स तो दोनों का बराबर हो गया, तो जो काम होगा एनर्जी 1 और एनर्जी 2 का जो काम होगा वो k1/k2 होगा। और k1 दे रखा है बच्चे कितना आपको? k1 दे रखा है k, और दूसरा क्या दे रखा है बच्चे आपको? 2k। रेशियो 1/2 आ जाएगा, ए आंसर सही आएगा। क्या आएगा? रेशियो 1/2। जब आपको कांस्टेंट दे दिया तो बिहेव एज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको लेके चलना है किसकी तरह? स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह लेके चलना है बच्चे। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये। 12 आई स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, देखिए एक स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट दे रखा है के, ठीक है भाई, हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये एक्सटेंशन 5 सेंटीमीटर एक्स दे रखा है। द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग फ्रॉम 5 to 15, 15 से 15 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड करने में काम बताओ। 5 से 15 तक, 5 से 15 तक 800 न्यूटन बल के एक स्प्रिंग का विस्तार 5 सेंटीमीटर है। ठीक है,
इसे 5 सेंटीमीटर से बढ़ाने में किया गया कार्य, 5 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 15 करने में किया गया कार्य, 15 सेंटीमीटर किया गया बच्चे। देखिए काम बताइए बच्चे, काम काम क्या होता है हमारे पास, एनर्जी, एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, एनर्जी क्या होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग ऑफ द स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट 800 है, एक्सटेंशन कितना है बच्चे इसका 5, एक्सटेंशन कितना है 5। आपको 5 से बढ़ा करके कहां पर ले जाना है इसको बच्चे 15 पर, 5 से बढ़ा करके कहां पर ले जाना है इसको 15 पर ले जाना है। तो चेंज इन एनर्जी हो जाएगी बच्चे हमारे पास हाफ के, आपको 15 पर ले जाना है, 15 स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर। ऐसे मत करना बच्चे डायरेक्ट 5 से 15 गया तो 10 का अंतर हो गया तो आप यहां पर 10 का स्क्वायर कर दो, गलत हो जाएगा। क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। पहले 15 वाले की निकालेंगे, फिर 5 वाले की, फिर घटाएंगे, ऐसे करके लिखना है। तो क्या आ जाएगा हाफ, के की वैल्यू कितनी है बच्चे, के की वैल्यू आपको दे रखी है 800, 800। 15 का स्क्वायर होता है 225, 5 का स्क्वायर 25। लेकिन बच्चे ये सेंटीमीटर में, 15 भी सेंटीमीटर में और ये भी मीटर में। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 2 मीटर होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर तो 10 की पावर माइनस 4 दोनों का कॉमन आ जाएगा, इसका भी और इसका भी। अब सॉल्व करके देखो कितना आ जाएगा 400, तो ये हो गया बच्चे हमारे पास, ये 200 आपके पास ये हो जाएगा, इनटू में 10 की पावर माइनस 4, माइनस 4 इन 2 जीरो को खत्म कर देगा, इन जीरो को, तो 4 दूनी 8 जूल की एनर्जी आएगी। कितनी आएगी 8 जूल की एनर्जी आ जाएगी। बी आंसर एक्यूरेट है, क्या आ जाएगी 8 जूल की एनर्जी आ जाएगी, आपका बी आंसर सही है इसके अंदर। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है बच्चे, ठीक है। अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन है। When a spring is stretched by 2 सेंटीमीटर, एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया, इट स्टोर 100 जूल ऑफ एनर्जी, 100 जूल की एनर्जी स्टोर की। इफ इट इज स्ट्रेच फर्दर बाय 2, इसको दोबारा 2 सेंटीमीटर इसके एनर्जी विल इंक्रीज बाय। देखिए बच्चे, जब एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है तो यह 100 जूल ऊर्जा संग्रहित करती है। यदि इसे 2 सेंटीमीटर और बढ़ाया जाए, मतलब अब 4 सेंटीमीटर तक गया, उचित संग्रहित ऊर्जा, देखिए बच्चे ऊर्जा कितनी स्टोर हो रही है, पहले 100। ऊर्जा का फॉर्मूला बताओ, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ऊर्जा कितनी हो रही है 100, हाफ के की वैल्यू आपको पता नहीं, एक्स है 2 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू में 10 की पावर माइनस 4, 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 2, स्क्वायर लगा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा। यहां से के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से इसको काट दो 2 बार, तो ये तो नीचे आ जाएगा 1/2, नीचे आ जाएगा 1/2, इंटू में 10 की पावर प्लस में आ जाएगा, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। ये 4 ये और 2 ये क्या जाएगा 10 की पावर 6 के की वैल्यू। अब इसको 2 और बढ़ाया, 2 और बढ़ाया बच्चे, पहले तो हमने बढ़ाया था 2 सेंटीमीटर तक, कहां तक बढ़ाया 2 सेंटीमीटर, अब 2 सेंटीमीटर और बढ़ाया, तो टोटल कितना हो गया होगा बच्चे 4 सेंटीमीटर। इस 4 में से 2 को घटा देंगे, आंसर नहीं आ जाएगा। तो चेंज इन एनर्जी, पीछे वाले फॉर्मूले में लगाया था फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कितनी वृद्धि हो गई होगी पूछा है, कितनी वृद्धि। तो 4 तक खींचने में ऊर्जा निकालो और 2 तक खींचने में ऊर्जा 100 दे ही रखी है, दोनों का अंतर आ जाएगा, ऐसे निकाल लो। तो हाफ के की वैल्यू क्या दे रखे बच्चे, हाफ इंटू में 10 की पावर 6, 4 चौक कितना हो जाएगा बच्चे 16 और 2 दूनी 4, लेकिन ये सेंटीमीटर में, तो मीटर में करने के लिए 10 की पावर माइनस 4, स्क्वायर करेंगे 10 की पावर माइनस 2 का 4 आ जाएगा, ये तो 1/4 आ गया। ये 16 में से 4 गया बच्चे, कितना बच्चा 12, 16 में से 4 बच्चा कितना बच्चा 12 है, 12/4 कितना हो जाएगा 3, और 100 यहां से बच जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 300। कितना आंसर आ जाएगा 300, आंसर आएगा आपके पास बच्चे सी। कौन सा आंसर आ जाएगा, सी वाला। किसको समझ में नहीं आया, एक स्प्रिंग थी, इसको 2 सेंटीमीटर तक हमने खींचा, कहां तक 2 सेंटीमीटर, काम 100 जूल एनर्जी हुई, 2 सेंटीमीटर और खींचा,
तो ये बताओ यहाँ तक एनर्जी कितनी बढ़ गई होगी, यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर दोबारा खींचने में, तो ये टोटल तो 4 सेंटीमीटर तक खींचा, तो टोटल एनर्जी निकालो 4 सेंटीमीटर तक की, उसमें से 2 वाली को घटा दो, हाफ के एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब 2 का स्क्वायर, तो हाफ के तो कॉमन हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस के 2 स्क्वायर बचेगा आपके पास, आंसर सॉल्व कर लेंगे इसका। बस डायमेंशंस चेंज करना मत भूलना बच्चे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, एम के सिस्टम इसका बनाना ही है, क्या है, एम के सिस्टम आपको बनाना ही है, कोई डाउट नहीं है, आंसर सबका सी आएगा। क्वेश्चन 14 देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, आई स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेस्ड बाय 2 सेंटीमीटर, एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम 4 जूल, एनर्जी 4 जूल हो गई, इफ इट इज स्ट्रेस्ड बाय द 10 mm इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, एक स्प्रिंग को जब 2 मिलीमीटर तक बढ़ाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा 4 जूल हो जाती है, यदि इसे 10 मिलीमीटर तक बढ़ाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी। देखते पीछे जो क्वेश्चन किया था उसी की तरह होगा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के स्क्वायर, एनर्जी हो जाती है 4 जूल, कब कि आपको पता नहीं, इसको 2 mm तक, mm को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो माइनस के 6, माइनस के क्या आएगा बच्चे, 1 mm मिलीमीटर में होते हैं 10 की पावर माइनस के 3 मीटर, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर होता है, तो ये 2 तो इधर आ जाएगा बच्चे 8, तो के ये कितना हो जाएगा 4 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 6, ये इससे 2 बार कट जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू में 10 टू द पावर 6, के की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर 6। अब एनर्जी बतानी है जब इसको 10 mm तक बढ़ाया जाए, कितना तक, 10 mm तक, तो एनर्जी इज इक्वल टू बच्चे हाफ, के की वैल्यू आ गई 2 इंटू में 10 की पावर 6, और कितने mm तक बढ़ाया जाए, 10 mm तक, तो 10 इंटू में 10 की पावर माइनस 6, लेकिन 10 का स्क्वायर भी करेंगे, एक 10 और आएगा, कि एक्स स्क्वायर है ना, तो 10 mm है, 10 mm 10 इंटू में 10 mm का माइनस 6 बन गया। इसको सॉल्व करो एक बार, इसको सॉल्व करो तो 2 से तो 2 कट जाएगा, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6, आंसर 100 आएगा इसका, कितना आएगा 100 बच्चे, नन ऑफ दीज, इसका डी आंसर है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं। कितना आंसर आना चाहिए, 100 आना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत बच्चे, कोई भी प्रॉब्लम किसी को बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का क्वेश्चन देखो, a particle move in a straight line with a retardation proportional to the displacement, its loss of kinetic energy of displacement x proportional to, क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, एक कण अपने विस्थापन के समानुपाती मंदता के साथ एक सीधी रेखा में चलता है, एक कण अपने विस्थापन के समानुपाती मंदता के साथ एक सीधी रेखा में चलता है, किसी भी विस्थापन x के लिए इसकी गतिज ऊर्जा का नुकसान अनुपात बताइए। गतिज ऊर्जा बच्चे देखिए, इसका क्या दिया बच्चे, इससे रिटार्डेशन दिया, रिटार्डेशन एसिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, एसिलेशन होता है बच्चे डी स्क्वायर या फिर dv बाई dt, एसिलेशन क्या होता है बच्चे, dv बाई dt, इसको लिख लो dv बाई dt, ठीक है बच्चे, इज इक्वल टू में x dv बाई dt या फिर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो यहां से जब dv आप निकालोगे बच्चे, ये हो जाएगा x इंटू में dt, क्या हो जाएगा x इंटू में dt, x इंटू में dt, जब आप इन दोनों को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी आएगा। अगर ये dt, अगर ये भी टाइम का फंक्शन होता, टाइम का फंक्शन, तो अगर दोनों टाइम का फंक्शन होता तो x लिखते बच्चे, इसको क्या लिखते, x लिखते, हमारे पास x लिखते, तो यहां से इसकी गतिज ऊर्जा का रिलेशन पूछा है बच्चे, क्या पूछा है, गतिज ऊर्जा का, या फिर बच्चे रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू किसके है, डिस्प्लेसमेंट के, तो एसिलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के है, पहला केस, ये केस दिया हुआ है। हम कहते हैं जी वर्क डन, काम होता है एफ डॉट एक्स, एफ डॉट एक्स, तो हमारे पास एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, एम ए डेक्स, एसिलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, एक बार इसको हटाते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इंटीग्रेशन से समझ में नहीं आएगा, एक्स किसके प्रोपोर्शनल है, ये एक्स के, तो ये एम एक्स स्क्वायर नहीं हो गया, तो काम जो है वो एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और काम को ही तो बच्चे एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, चाहे वो ऊर्जा गतिज हो चाहे कौन सी हो, तो ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर के नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी बच्चे, ए आंसर आपका सही आएगा। किसको समझ में नहीं आया, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। एफ जी वर्क डन, काम क्या होता है, काम होता है बल इनटू में विस्थापन। तो ये जो त्वरण विस्थापन के डायरेक्ट बल एम ए होता है, तो बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके होता है, तो ए एक्स की जगह पर ए पुट करो, एक्स इनटू में एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये जो कार्य है, कार्य डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, समानुपाती हो गया। वो डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ हो गया इसका, एक्स स्क्वायर के। काम कोई तो ऊर्जा कहते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी किसके, एक्स स्क्वायर के हो गई। ए आंसर आपका है, किसके हो गया, एक्स स्क्वायर के। ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। 16 आई स्प्रिंग विद आई स्प्रिंग कांस्टेंट के व्हेन स्ट्रेच थ्रू द 1 सेंटीमीटर। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट 1 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच किया है। पोटेंशियल एनर्जी यू है बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वायर। इट इज स्ट्रेच बाई 4 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एनर्जी विल बी, क्या कह रहा है, स्प्रिंग का वस्तु का स्थिरांक के वाला एक स्प्रिंग जब 1 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा कितनी यू होती है। यदि इसे 4 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है तो संभावित ऊर्जा क्या होगी। देखिए एनर्जी यू होती है कब बच्चे, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट एक्स है, 1 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है। 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे 1 इंटू में 10⁻⁻⁴, ये एनर्जी होगी बच्चे। तो k की वैल्यू यहां से आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगा बच्चे 2u इंटू में 10⁴, k की वैल्यू। अब कह रहा है इसको 4 सेंटीमीटर तक बढ़ाते हैं, तो इसकी एनर्जी देखिए, तो एनर्जी नहीं आ जाएगी बच्चे हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ k की वैल्यू यहां से निकाल सके 2u इंटू में 10⁴, क्या हो जाएगी बच्चे 2u इंटू में 10⁴। कहां तक बढ़ाया इसको बच्चे, 4 सेंटीमीटर तक। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे -4। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, आंसर 16u हो गया। एनर्जी पहले वाली एनर्जी का 16 गुना हो जाएगी, सी आंसर है। कितनी हो जाएगी एनर्जी, पहले वाली एनर्जी का 16 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है, 16u। क्या है, 16u। किसी को कोई डाउट, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाया हमने, फॉर्मूला बिल्कुल डायरेक्ट लगाया, ऐसे ही लगेगा। एनर्जी ये होगी हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। कोई डाउट किसी को बच्चे, ऐसा नहीं सोचेंगे ये क्वेश्चन लेंदी बच्चे, अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, आप लोग कमेंट करके मेरे को पूछेंगे, आपके हर डाउट का सॉल्यूशन मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको दूं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्लास में आपके हर डाउट का सॉल्यूशन होगा। 2 बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो ऑफ, देखिए बच्चे 2 बॉडी है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ये है, आर मूविंग विद द लीनियर इक्वल लीनियर मोमेंटम, रेशियो ऑफ देयर मासेज। बच्चे एक रिलेशन में आपको बताता हूं, रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। क्या कह रहा है, 4/1 के अनुपात में गतिज ऊर्जा वाले 2 पिंड समान रैखिक संवेग के साथ गतिमान हैं, उनके द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। द्रव्यमान का अनुपात है तो काइनेटिक एनर्जी, गति की ऊर्जा होती है हाफ mv²। ऐसा करो बच्चे, मास से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो मास से नीचे, तो ये हो जाएगा बच्चे mv² 2m। mv किसके बराबर होता है, लीनियर मोमेंटम संवेग के बराबर, ये हो जाएगा p² 2m। काइनेटिक एनर्जी p² 2m के बराबर होती है। रिलेशन सबको याद रखना है, रिलेशन बच्चे सबको याद रखना है, इसके बराबर होती है। अब कह रहा है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, एनर्जी का रेशियो कितना बच्चे, 4:1। पहले वाली काइनेटिक एनर्जी k1, दूसरी वाली काइनेटिक एनर्जी k2, इनका रेशियो निकालेंगे बच्चे। मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बराबर है, ये बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी का द्रव्यमान के साथ उल्टा रिलेशन हो गया, तो ये हो जाएगा बच्चे m2/m1, उल्टा रिलेशन हो गया, k1/k2 m2/m, और k1/k2 क्या दिया बच्चे, 4/1, तो ये हो जाएगा 1/4। ये क्या दिया है, 4/1, तो मास क्या हो जाएगा 1/4। डी आंसर सही है। कौन सा बच्चे, इसका डी आंसर आपका सही है बिल्कुल। आपको मोमेंटम तो सेम ही दे रखा है, ये मोमेंटम सेम है आपके पास, मास काइनेटिक उल्टा रिलेशन है, तो k1/k2 1/4/1, तो k2 वो हमारे पास m2/m1 क्या हो जाएगा 4/1। 17 का 18, if the kinetic energy of a body become 4 times of this initial value, its initial value के, then new momentum will be। ये कह रहा है बच्चे, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान से 4 गुनी हो जाती है तो नया संवेग क्या होगा। किसी भी पिंड की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान से 4 गुनी हो जाती है तो नया संवेग क्या होगा। नया संवेग बताना है बच्चे आपको, रिलेशन वो यूज करेंगे क्या,
के इज इक्वल टू में पी स्क्वायर बाई 2m। मास के बारे में बात नहीं की है तो मास तो इसका कांस्टेंट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी k1 बाई k2 इज इक्वल टू में p1 बाई p2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चे, p1 बाई p2 का होल स्क्वायर, p1 बाई p2 का होल स्क्वायर। ये कह रहा है किसी भी पिंड की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाती है, मतलब पहले 1 था तो अभी कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। तो लीनियर मोमेंटम का रेशियो निकालेंगे तो इसका अंडर रूट आ जाएगा, इधर आंसर आ जाएगा p1 बाई p2 इज इक्वल टू में 1/2। तो लीनियर मोमेंटम पहले मोमेंटम का डबल हो जाएगा, बिकम थ्राइस, गलत है बच्चे, बिकम 3 टाइम्स इनिशियल बच्चे 4 टाइम कॉन्स्टेंट, ये 2 लिख लो बच्चे, बिकम 2 टाइम्स, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू, और बी आंसर कर लो बच्चे, क्या कर लो बी, इसकी जगह कर लो बच्चे 2 ट्वाइस दिया तो ए ऑप्शन दिया हुआ बच्चे, बिकम ट्वाइस ऑफ इनिशियल वैल्यू, ए आंसर सही है इसका, ट्वाइस दिया हुआ है, ए आंसर इसका एक्यूरेट हो जाएगा, बिकम ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा 18। कोई डाउट नहीं किसी को, कोई भी डाउट है बच्चे बताएंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। A bullet is fired from a rifle. Its rifle recoil freely. Then kinetic energy of the rifle will be. बच्चे फॉर्मूला वही लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर बाई 2m। बच्चे जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमने बुलेट के अंदर फायर, कोई राइफल के अंदर से बुलेट फायर करेंगे तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन का कंसेप्ट है। किसका है, मोमेंटम कंजर्वेशन का है। बुलेट का मोमेंटम बराबर में राइफल का मोमेंटम, इसका मतलब क्या हो गया, मोमेंटम दोनों का बराबर पी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी का उल्टा रिलेशन मास के साथ है। मास जिसका ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसकी कम, काइनेटिक एनर्जी जिसकी मास इसका कम, काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा। तो मास तो राइफल का ज्यादा है, तो राइफल की गतिज ऊर्जा लेस देन दैट ऑफ द बुलेट, बुलेट से कम होगी बच्चे, बुलेट से क्या हो जाएगी कम। मास राइफल का ज्यादा है तो राइफल की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी बुलेट से, बुलेट से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इसकी। क्लियर है सभी को, फॉर्मूला यही लगाया हमने। 20 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। इफ द वाटर फॉल फ्रॉम द डैम इनटू अ टर्बाइन 19.6 मीटर बिलो द वेलोसिटी वाटर दैट ऑफ द टर्बाइन। देखिए बच्चे, यदि बांध से पानी 19.6 किलोमीटर नीचे नीचे टर्बाइन व्हील पर गिरता है तो टर्बाइन पर पानी का वेग होगा, टर्बाइन पर पानी का वेग वेलोसिटी। मान लेते हैं बच्चे यहां से और नीचे गिरा, यहां से नीचे गिरा और ये हाइट है 19.6 मीटर। यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, इसके पास स्थितिज ऊर्जा थी। यहां पर गिरते इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। यहां पर क्या है बच्चे, इसके पास स्थितिज ऊर्जा है, यहां पर आते इसके पास क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। तो क्या लगा देंगे बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। हमारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो मास से मास कट गया तो इसका वेग हो जाएगा 2gh का अंडर रूट, क्या हो जाएगा 2gh का। g की वैल्यू 9.8 होती है, हाइट 19.6 है, तो ये क्या हो जाएगा 19.6 ही आंसर आएगा, 19.6 मीटर पर सेकंड। तो इतने वेग के साथ में टकराएगा, बी ऑप्शन आपका एक्यूरेट है। 19.6 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराएगा बच्चे। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। Two bodies of the mass 2m and r have their kinetic energy in the ratio, then their momentum, फॉर्मूला वही लगाना है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी k1 बाई k2 इज इक्वल टू में p1 का स्क्वायर बाई 2m1, और यहां पर नीचे आ जाएगा बच्चे p2 का स्क्वायर बाई 2m2। क्या किया बच्चे, काइनेटिक एनर्जी k2, काइनेट k1 ये होता है बच्चे, k2 ये होता है, दोनों का रेशियो निकालो, दोनों का रेशियो निकालोगे तो बच्चे क्या आ जाएगा k1 बाई k2, 2 से तो 2 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा p1 का स्क्वायर बाई m2 और नीचे आ जाएगा p2 का स्क्वायर इनटू में m1, क्या आ जाएगा m1। वैल्यू पुट कर दो, 2m और m, पहला मास है बच्चे 2m, पहला मास क्या है हमारे पास 2m और ये क्या है m, तो रेशियो आ जाएगा बच्चे 1/2। मास का रेशियो क्या आ गया 1/2, 2m और m मास का रेशियो। लीनियर मोमेंटम
रेशियो ऑफ मोमेंटम आपको पूछा है, रेशियो ऑफ मोमेंटम आपको पूछा है, तो P1 का स्क्वायर और P2 का स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 8/1, क्या दिया बच्चे, K1 K2 8/1। यहां से देखो आंसर आ जाएगा P1/P2 इज इक्वल टू 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई 16 बन जाएगा, तो 16/1 का अंडर रूट, तो 4:1। रेशियो क्या आएगा, 4:1 आएगा, 4:1। सी आंसर सही है। कौन सा है, सी आंसर बच्चे आपका एक्यूरेट है। कितना आएगा, 4:1। कितना आएगा, 4:1। 22 का क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे। A bomb of 12 kg डिवाइड इनटू द 2 इक्वल पार्ट। बच्चे एक बॉम्ब है हमारे पास और ये कितना है, 12 किलोग्राम का। कितने का है, 12 किलोग्राम। डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स हुज रेशियो ऑफ मास इज 1/3। ये 2 भागों में टूट जाता है जिनका रेशियो है मास का 1/3, तो 4, तो ये हो जाएगा बच्चे 3 किलोग्राम और 9 किलोग्राम। एक तो बन गया मेरे पास 3 किलोग्राम का और एक कितना बच गया, 9 किलोग्राम का। 12 हो गया टोटल। मास कंजर्वेटिव क्वांटिटी है बच्चे, ठीक है। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्मॉलर पार्ट इज 206 जूल, ये छोटा वाला पार्ट है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 216 जूल है। सही बात है भाई। द मोमेंटम ऑफ बिगर पार्ट, बड़े वाले का क्या होगा, 12 किलोग्राम का एक बम 2 बराबर भागों में विभाजित होता है जिनके द्रव्यमान का अनुपात 1/3 है, 1:3। यदि छोटे भाग की गतिज ऊर्जा 216 जूल है तो बड़े भाग का किलोग्राम मीटर पर सेकंड में संवेग होगा। बड़े भाग का पूछा बच्चे आपको। देखिए हम कहते हैं जब कोई बॉडी टूटती है और 2 बराबर भाग में जाती है तो दोनों का मोमेंटम बराबर होता है, दोनों का संवेग क्या होता है बच्चे, बराबर। एक बॉडी टूटी और 2 बराबर भागों में गई तो इसका संवेग बराबर में दूसरे का संवेग, दोनों का मोमेंटम क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मोमेंटम बराबर इसका मोमेंटम अगर मैंने निकाल लिया और दूसरे वाले का भी मोमेंटम संवेग हो जाएगा, तो इसका मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मास इंटू में वेलोसिटी से। लेकिन इसका मास तो मेरे पास है द्रव्यमान, इसका संवेग निकालेंगे, लेकिन वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसकी गतिज ऊर्जा दी है 12 mv², काइनेटिक एनर्जी ये 216 दी है, तो हाफ मास इसका 3 है, इनटू में वेलोसिटी स्क्वायर आ जाएगी। यहां से बच्चे 216, अगर मैं 2 को इधर ले जाता हूं तो बच्चे कितना हो जाएगा, ये 432/3, तो 3 × 3 3 चौक 12, 3 चौक 12। वेलोसिटी का स्क्वायर 144 हो गया, तो यहां से वेलोसिटी आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। जब मेरे पास वेग 12 मीटर पर सेकंड आ गया तो इसका मोमेंटम संवेग आ जाएगा मास इंटू में वेलोसिटी। द्रव्यमान 3 दे रखा है, वेग 4 दे रखा है, तो 36 kg मीटर पर सेकंड, ये इसका संवेग आ गया। और जो संवेग इसका रहेगा वो इसका, 2 वस्तु का संवेग बराबर होता है अगर एक बॉडी 2 बॉडी में इक्वली टूटती है तो इस केस में, तो इसका बच्चे 36 आंसर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 36 आंसर आएगा बच्चे इसका। ए ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। कोई डाउट किसी को बच्चे, कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन 23, इफ मोमेंटम इंक्रीज बाय द 20%, इंपोर्टेंट है बच्चे। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होती है, मोमेंटम P²/2m। मान लेता हूं बच्चे मैं पहले मोमेंटम P था, पहले काइनेटिक एनर्जी K थी, पहले मास m था। अभी इसका मोमेंटम संवेग बच्चे 20% बढ़ा दिया, संवेग 20% बढ़ा दिया, तो अभी बच्चे संवेग 20% बढ़ा दिया तो अब 120% हो गया होगा। संवेग 20% बढ़ाने के बाद 120% हो गया होगा, तो P इसको हो गया होगा 120/100, तो ये कितना हो गया होगा बच्चे, 1.2 P हो गया होगा। नई काइनेटिक एनर्जी मान लेता हूं बच्चे में K डैश, संवेग हो गया 1.2 P, इसका स्क्वायर। मास कंजर्वेटिव क्वांटिटी सेम रही होगी। इक्वेशन फर्स्ट, ये नई वाली काइनेटिक एनर्जी, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, दोनों से डिवाइड कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी बाई नई काइनेटिक एनर्जी, 2m से तो 2m कैंसिल आउट, P² से P², 1/1.44 आ जाएगा। 1.2 का स्क्वायर करेंगे 1.44, तो बच्चे नई काइनेटिक एनर्जी 1.44 टाइम्स आगे पुरानी काइनेटिक एनर्जी के। कितनी बढ़ गई होगी, इंक्रीज पूछ रहा है, इजाफा कितना हुआ, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसी आ जाएगी, नई काइनेटिक एनर्जी में से पुरानी वाली को घटा दो, इसमें से पुरानी वाली को घटाएंगे 0.44 बचेगा, इसमें से K घटा देंगे, K डैश तो ये और पहले K थी, K डैश में से K को घटाएंगे ये बचेगा। परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से क्या कर देंगे बच्चे, गुणा, तो कितना आ जाएगा 44%। कितना आ जाएगा, 44% आंसर आ जाएगा। ए आंसर एक्यूरेट है। क्या इसका, ए आंसर एक्यूरेट है। और अगर ऐसे नहीं करेंगे बच्चे तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है हमारे पास, ट्रिक है नेट चेंज आ जाएगा बच्चे x² 2x, क्या आ जाएगा बच्चे, नेट चेंज 2x
प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, ये फॉर्मूला आता है। एक्स से 20%, एक्स की जगह 20% पुट कर देना, ये ट्रिक है, आंसर 44C आएगा। आंसर कितना आएगा? 44 आ जाएगा बच्चे आपका, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल ऑफ द मास 20 kg विच फॉल फ्रॉम द हाइट इज 50 सेंटीमीटर। ये कह रहा है बच्चे 50 सेंटीमीटर की हाइट है, क्या 50 सेंट। यहां से कोई बॉडी यहां पर गिरेगी, यहां पर गिरेगी, तो यहां पर इसके पास स्थितिज ऊर्जा थी और यहां पर किस में बदल जाएगी? काइनेटिक ऊर्जा में। हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षित रहती है, कंजर्व रहती है, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वही काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये कह रहा है बच्चे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगी तो ये काइनेटिक एनर्जी आधी होगी, मतलब पहले पोटेंशियल एनर्जी के बराबर थी तो अभी पोटेंशियल एनर्जी के हाफ हो जाएगी। अब बताइए कितनी हाइट तक जाएगा बच्चे, कितनी हाइट तक जाएगा? तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है यहां नीचे, ये काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर हो जाएगी, कितनी हाइट तक जाएगा? तो ये काइनेटिक एनर्जी दोबारा जाके किस में बदल जाएगी? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर पुट कर दो, तो ये देखो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है, तो नई पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh। नई हाइट मान लेते हैं, पुरानी क्या थी हमारे पास? mgh/2, mgh/2। The decrease in the potential energy of the ball is which fall from the height of 50 सेंटीमीटर। 50, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीजमेंट पूछ रहा है बच्चे, क्या पूछ रहा है? डिक्रीजमेंट। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये दूसरा कंसेप्ट है बच्चे हमारे पास, दूसरा कंसेप्ट है। डिक्रीज पूछ रहा है, डिक्रीज तो डायरेक्ट mgh लगा दो ना। डिक्रीज पूछ रहा है बच्चे, डायरेक्ट mgh लगाओ। मास कितना है इसका? मास 20 किलोग्राम। एम जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 या फिर 10, और हाइट कितना है? 50 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, ये हो जाएगा mgh, इतनी डिक्रीजमेंट हो जाएगी, ठीक है। सॉल्व करेंगे बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 लगभग कितना आ जाएगा इसका? देखो 1 0 1 0, 2 0 खत्म, 5 दूनी 10, 98 जूल का डिक्रीजमेंट आएगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, वो कंसेप्ट दूसरा था, दूसरे क्वेश्चन के लिए था। कितना आ जाएगा बच्चे? 98 जूल का डिक्रीजमेंट आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। क्या है? बी ऑप्शन आपका एक्यूरेट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो क्या कह रहा है। अ बॉल इज रिलीज्ड, ये क्वेश्चन है बच्चे जो अभी हम लोग कर रहे थे, ये क्वेश्चन है। A ball is released from the certain height, loses 50% of its kinetic energy on striking the ground. It will attain a height equal to, एक गेंद है बच्चे, ऊंचाई से छोड़ा जाता है, इसको किसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है, जमीन से टकराने पर यह अपनी गतिज ऊर्जा का 50% खो देता है, अपनी गतिज ऊर्जा का 50% खो देता है। यह फिर से ऊंचाई तक पहुंचेगा, कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा बच्चे? देखें, ये यहां से आया, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्थित यहां पर, ये पोटेंशियल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। अब ये कह रहा है बच्चे जब ये ऊपर जाएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी हाफ रह जाती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के बराबर थी, अभी हाफ रह जाएगी। जब ये मान लेते हैं बच्चे इस हाइट तक आई है, हाइट आपको बतानी है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है जो आधी बची हुई है, ये दोबारा पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी, हाइट नहीं आ जाएगी। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी बच्चे mg, नई हाइट मान लेता हूँ h, ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी mgh/2। सॉल्व करेंगे बच्चे, नई हाइट पहली वाली हाइट का हाफ हो जाएगी, हाफ ऑफ द इनिशियल हाइट। बी ऑप्शन सही है, पहली वाली हाइट का क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी बच्चे, क्या हो जाएगी? हाफ। आई थिंक थोड़ा सा लेंथी था आज का पेपर, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बच्चे कैलकुलेटिव थे, थोड़ा सा लेंथी था बच्चे। सारे क्वेश्चंस कैसे थे? कैलकुलेटिव थे, सारे न्यूमेरिकल्स थे, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस सीरीज में जो भी आपके डाउट हैं, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, प्लीज बच्चे कमेंट करेंगे, मेरे को बताएंगे सर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया। अगली क्लास में हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे। थोड़ा सा फास्ट इसलिए लेके चला बच्चे, आपकी टाइमिंग ग्रो अप करनी है। अभी स्लो बहुत चल रही है, हम लोगों ने कई सीरीज कर ली स्लो स्लो चलते हुए। आपको हैबिट बनानी है क्वेश्चन पढ़ने की, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने की, फिर सॉल्व करने की। और बच्चे मैं बार बार कहता हूं, सॉल्व करने की अप्रोच यही रहनी चाहिए कि अगर आपने एक बार कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन मिलते वो गलत नहीं होना चाहिए, इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, अगली क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए बच्चे।